नमस्ते दोस्तों, अनुविता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य इस विषय को। दोस्तों, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था मौर्यकालीन भारत, उस वीडियो में मैंने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के मौर्य साम्राज्य के विषय में चर्चा की थी। जब भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ उस समय चंद्रगुप्त मौर्य तथा सम्राट अशोक, इन दो मौर्य राजाओं ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु इनकी मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे मौर्य सत्ता का सामर्थ्य समाप्त होता गया तथा अनेक राज्य सत्ताओं का उदय इस समय भारत में हुआ। आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर कालखंड में उत्तर भारत और वहाँ की विभिन्न सत्ताओं का परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के विषय का। आज हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के पश्चात के वंशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे शुंग वंश, इंडो यूनानी राजाओं का वंश, कुषाण राजा, गुप्त राजवंश, वर्धन राजवंश और पूर्वोत्तर भारत की राजसत्ताओं को। तो शुरू करते हैं शुंग वंश से। सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य सत्ता का अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह कर बृहद्रथ की हत्या कर स्वयं राजा बन बैठा और शुंग वंश की स्थापना की। इसी कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। उन राजाओं को यूनानी राजा या इंडो यूनानी राजा कहते थे। इंडो यूनानी राजाओं में विख्यात राजा मिनेंडर था। उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बौद्ध दर्शन और शास्त्रार्थ किए थे। मिनेंडर का अर्थ है मिलिंद। उसके भिक्षु नागसेन से पूछे प्रश्नों से ही मिलिंद पंथ ग्रंथ की निर्मित हुई। पाली भाषा में पन्ह शब्द का अर्थ होता है प्रश्न, इसलिए मिलिंद पन्ह अर्थात मिलिंद के प्रश्न। प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास में इंडो यूनानी राजाओं के सिक्के बहुत महत्व रखते हैं। इन सिक्कों में एक ओर राजा का चित्र और दूसरी ओर उसके देवता का चित्र होता था। यही परंपरा कालांतर में भारत में प्रचलित हुई और भारतीय राजाओं ने भी इसी प्रकार के सिक्के ढलवाने शुरू किए। राजा मिनेंडर की हत्या भी पुष्यमित्र शुंग ने ही की। अब हम आगे आते हैं और कुषाण राजाओं की ओर बढ़ते हैं। ईस्वी सन 4ठी शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच भारत में विभिन्न लोगों की टोलियां बाहर से निरंतर आती रही। इन टोलियों में मध्य एशिया से कुषाण नाम की टोली भी आई थी। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य स्थापित किया। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने ही किया था। इन सिक्कों पर गौतम बुद्ध तथा विभिन्न भारतीय देवताओं की प्रतिमाओं का उपयोग करने की प्रथा कुषाण राजाओं ने प्रारंभ की। कुषाण राजा कनिष्क ने अपने राज्य का विस्तार किया। कुषाण राजा कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था। कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। इन्हीं कनिष्क राजाओं के काल में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद में आयोजित की गई थी। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। ऐसा माना जाता है कि श्रीनगर के समीप वर्तमान का कामपुर नाम का गांव ही कनिष्कपुर होना चाहिए। कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष नामक कवि हुए थे। उन्होंने बुद्ध चरित और वज्रसूची नामक ग्रंथ लिखे। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की। ये चिकित्सा क्षेत्र के जनक माने जाते हैं। सम्राट कनिष्क ने अपने काल में सोने का सिक्का ढलवाया था। इसके सिक्के एक और यूनानी लिपि में शाओ कनिष्की कोशानो लिखा हुआ है।
इसका अर्थ राजाधिराज कनिष्क कुषाण है। इस सिक्के के एक हिस्से पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और बगल में यूनानी लिपि में बोद्धो अर्थात बुद्ध लिखा है। सम्राट कनिष्क के कालखंड में ही गांधार कला को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुप्त राजवंश। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त राजवंश ही सबसे विस्तृत राजवंश के रूप में उभर कर सामने आया। ईस्वी सन की 3री शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। लगभग 3 शताब्दियों तक गुप्त राजवंश सत्ता में रहा। गुप्त राजवंश के स्थापक श्री गुप्त थे। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के शासक प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे, पर बाद में उन्होंने स्वयं अपना साम्राज्य स्थापित किया। गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय विशेष रूप से उल्लेखनीय सम्राट थे। तो चलिए जानते हैं पहले समुद्रगुप्त के विषय में। गुप्त साम्राज्य में प्रथम शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे। उनके कार्यकाल में गुप्तों के राज्य विस्तार का प्रारंभ हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे। समुद्रगुप्त ने अपने राज्य के आसपास के राज्यों को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया और उसे और अधिक बढ़ाया। समुद्रगुप्त के कार्यकाल में गुप्त सत्ता असम से पंजाब तक फैली हुई थी। उसने तमिलनाडु के कांची तक का पूर्व तटीय प्रदेश भी जीत लिया था। समुद्रगुप्त ने इस विजयी अभियान से उसकी सत्ता की धाक सर्वत्र बढ़ गई थी, जिसके कारण भारत के पश्चिमोत्तर राजाओं और श्रीलंका के राजा ने भी उसके साथ मित्रता की संधि की। प्रयाग के स्तंभलेख में समुद्रगुप्त का पराक्रम तथा उसके द्वारा पाई गई विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह लेख प्रयाग शस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के रूप में विख्यात है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इलाहाबाद को प्रयाग नाम से ही जाना जाता था। समुद्रगुप्त वीणा वादन में प्रवीण था। उसने विभिन्न प्रतिमाओं वाले सिक्के ढाले थे। उन सिक्कों में एक सिक्का ऐसा भी है जिसमें वह स्वयं वीणा वादन करते हुए दिखाई दे रहा है। उस पर समुद्रगुप्त शब्द अंकित है। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय सत्ता में आया। उसने गुप्त साम्राज्य को पश्चिमोत्तर में बढ़ाया। उसने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र जीत लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया। इस प्रकार दक्षिण की बलशाली वाकाटक सत्ता के साथ संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का और विस्तार किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल्ली के निकट महरौली में एक लौह स्तंभ है। यह लौह स्तंभ 1500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, फिर भी इसमें जंग नहीं लगा है। यह लौह स्तंभ प्राचीन भारतीयों द्वारा तकनीक में की गई उन्नति का प्रतीक है। इस लौह स्तंभ पर अंकित लेख में चंद्र नामक राजा के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड का ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड में बौद्ध भिक्षु फाहियान चीन से भारत में आया था। उसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन लिख रखा है, जिसमें गुप्त साम्राज्य के उत्तम राज्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। फाहियान ने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है, भारत में बड़े बड़े और समृद्ध नगर हैं। इन नगरों में यात्रियों के लिए अनेक धर्मार्थ संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, निर्धनों के लिए निःशुल्क वैद्यकीय सेवाएं हैं, भव्य विहार और मंदिर हैं। लोगों को व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी प्रकार का बंधन किसी पर नहीं है। फाहियान के इन वाक्यों को पढ़कर हमें भारतीय होने का गर्व महसूस होता है। चलिए अब आगे देखते हैं वर्धन राजवंश। दोस्तों,
गुप्त साम्राज्य का प्रभाव कम होने लगा और उत्तर भारत में कई नए राज्यों का उदय हुआ। उनमें से एक था वर्धन राजवंश। दिल्ली के पास थानेसर नामक स्थान पर प्रभाकर वर्धन नाम का राजा राज्य करता था। उसने वर्धन राजवंश की स्थापना की। हर्षवर्धन उनका बेटा था। हर्षवर्धन ने वर्धन साम्राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन के कार्यकाल में वर्धन साम्राज्य का विस्तार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में असम और पश्चिम में गुजरात तक हुआ था। प्राचीन असम को कामरूप कहते हैं। वहाँ के राजा भास्कर वर्मन से हर्षवर्धन के मित्रता के संबंध थे। हर्षवर्धन ने अपना राजदूत चीनी दरबार में भेजा था। हर्षवर्धन ने चीनी के सम्राट के साथ मित्रता के संबंध प्रस्थापित किए थे। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। उनके कार्यकाल में व्यापार में समृद्धि हुई। वह राज्य की आय का बहुत बड़ा हिस्सा प्रजा के हितों के लिए उपयोग में लाता था। प्रत्येक 5 वर्ष में वह अपनी संपत्ति प्रजा में दान कर देता था। हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि बाणभट्ट थे। उन्होंने हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरित ग्रंथ लिखा था। इसी ग्रंथ के आधार पर हमें हर्षवर्धन के कार्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। उसने अन्य धर्मों को भी महत्व दिया था। उसने 3 संस्कृत नाटक रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका लिखा था। हर्षवर्धन के कार्यकाल से ही युआन स्वांग नामक बौद्ध भिक्षु चीन से भारत आया था। युआन स्वांग ने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में 2 वर्षों तक रहा था। भारत से चीन जाने के बाद उसने बहुत से बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। भारत भ्रमण के समय युआन स्वांग ने महाराष्ट्र के लोगों के बारे में बड़े ही गौरवपूर्ण शब्द कहे हैं। उसने कहा, महाराष्ट्र के लोग स्वाभिमानी हैं। उन पर कोई उपकार करे तो वे सदैव उस उपकार को याद रखते हैं, परंतु यदि कोई उनका अपमान करे तो वे उसे छोड़ते भी नहीं हैं। अपने प्राणों की परवाह न कर वे संकटग्रस्तों की सहायता करते हैं। वे शरणागतों के साथ विश्वासघात नहीं करते। दोस्तों, युआन स्वांग द्वारा कहे इन वाक्यों पर हम महाराष्ट्र निवासियों को गर्व होना चाहिए। चलिए अब पूर्वोत्तर भारत की कुछ राजसत्ताओं के विषय में जानते हैं। ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में कामरूप राज्य का उदय हुआ। पुष्यवर्मन कामरूप राज्य का संस्थापक था। इस बात का उल्लेख इलाहाबाद में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित स्तंभ लेख में मिलता है। कामरूप राजाओं के अनेकों उकेरे हुए लेख पाए गए हैं। महाभारत और रामायण महाकाव्यों में कामरूप का उल्लेख प्रागज्योतिष नाम से हुआ है। प्रागज्योतिषपुर से तात्पर्य वर्तमान असम के गुवाहाटी शहर से है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में उसका उल्लेख किरहादिया अर्थात किरात लोगों का प्रदेश इस रूप में किया गया है। कामरूप राज्य का विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, भूटान, बंगाल के कुछ क्षेत्र और बिहार के कुछ हिस्से में हुआ था। पूर्वोत्तर भारत के कामरूप राज्य में युआन स्वांग गया था। उस समय भास्कर वर्मन वहाँ का राजा था। भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में कश्मीर का नाम कश्यपपुर था। यूनानी इतिहासकारों ने कश्यपपुर का उल्लेख कैस्पेपिरास, कैस्पेटिरोक और कैस्पेरिया के रूप में किया है। महाभारत काल में वहाँ कंबोज राजवंश के राजा राज्य करते थे। सम्राट अशोक के कार्यकाल में कश्मीर मौर्य साम्राज्य में विलीन हो गया था। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में कश्मीर में करकोट राजवंश का राज्य था। कल्हड़ ने अपनी रजत रंगिणी ग्रंथ में इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको मौर्योत्तर कालखंड के उत्तर भारत
और वहाँ की विभिन्न राजसत्ताओं का परिचय दिया। साथ ही आपने यह भी देखा कि उस समय पूर्वोत्तर भारत में क्या क्या परिस्थितियाँ थीं। दोस्तों, आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको मौर्योत्तर काल के उत्तर भारत के सभी राज्यों की विस्तृत जानकारी हुई होगी। यदि आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।